जनाब, अमेरिका में रोज़गार हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ना एक बुरी ख़बर हमारे सामने आई है। और वो ख़बर ये है कि अमेरिका ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद के लिए जो वीज़ा फ़ीस है ना, अब वो पहले 1500 हुआ करती थी, अब वो बढ़ाकर $1,00,000 करने का ऐलान कर दिया है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वीज़ा फ़ीस में इस बेतहाशा इजाफे के बायस टेक कंपनीज़ को आलमी सतह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब अमेरिका ने इस फैसले से ना सिर्फ एक आलमी सतह पर हुनर की आज़ादाना गर्दिश पर सवालिया निशान उठाया, बल्कि इस नई पॉलिसी से महदूद वसाइल के बावजूद अपनी तालीम और काबिलियत की बुनियाद पर अमेरिका जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उन पर हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया की H-1B वीज़ा पॉलिसी से पाकिस्तानी कितने मुतासर होंगे। माहिरीन के मुताबिक इस नई फ़ीस का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर बहुत ही लिमिटेड होगा, क्योंकि पाकिस्तान से जो ज़्यादातर लोग जाते हैं ना वहाँ पर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या IT प्रोफेशनल्स ही अमेरिका का H-1B वीज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब वीज़ा फ़ीस में होशरुबा इजाफे के बाद ये सिलसिला मज़ीद महदूद हो जाएगा। तो इस पॉलिसी से पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय ममालिक में अगर आपने सिटीज़नशिप या रेजिडेंसी हासिल करनी है, वहाँ की शरीयत हासिल करनी है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। तो उस पर बात करने के लिए हामिद नबील हमारे साथ मौजूद हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं। हामिद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हामिद, सबसे पहले तो ये बताइए, जो फ़ीस ज़्यादा की है अमेरिका ने, न्यू पॉलिसी आई है, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी और जो इंडियंस हैं, बिकॉज़ वहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस हैं और उनके ऊपर ये ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तानियों पर भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट एक रखता है। ये वीज़ा पॉलिसी क्या थी और अब उसके $1,00,000 कर दी गई है फ़ीस, किस वजह से? पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ H-1B वीज़ा। हाँ, H-1B वीज़ा बेसिकली होता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्पॉन्सरशिप वीज़ा। जो कोई भी एम्प्लॉयर है हु इज़ बेस्ड इन USA, ओके, तो वो ओवरसीज़ कोई भी एम्प्लॉयर रिक्रूट करता है तो वो H-1B की तरफ जाता है। अब H-1B पे ट्रंप की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई है कि अगर यू वांट टू रिटेन योर एम्प्लॉय इन USA, तो आपने गवर्नमेंट ऑफ USA को $1,00,000 टैक्स पे करना एनुअली। ये जो इम्पैक्ट है ये एम्प्लॉयर के एंड पे आया है, एम्प्लॉय के एंड पे नहीं आया। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉय यहाँ से मूव ऑन करता है टूवर्ड्स USA, तो उसका जो एम्प्लॉयर है जो उसको रिक्रूट कर रहा है वो पे करेगा $1,00,000। अच्छा, यहाँ से एम्प्लॉय को पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस इम्पोज हुई है। ये थोड़ा से रूमर्स हैं, डेफिनेटली जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे आर जस्ट गिविंग देयर ऑन डेफिनेशन, अच्छा, बट प्रॉपरली कोई इस पर रिसर्च नहीं करना चाह रहा। अच्छा। मतलब कि आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं, जो मुझे समझ आई है कि अगर एक आपकी कंपनी है, मतलब अगर मेरी कंपनी है तो मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, समझ लें 100 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉयज उनको नहीं देना पड़ेगा, मुझे ये देना पड़ेगा। 1,00,000 जो फीस है वो मुझे देनी पड़ेगी, उन एम्प्लॉयज़ को नहीं देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, ये उन्होंने पॉलिसी में किया है। अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है एंड इफ़ यू आर टेकिंग द ओवरसीज एम्प्लॉय टूवर्ड्स योर ओन कंपनी, तो वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी थोड़ी सी क्यूरियस है कि हाउ मच अर्निंग यू हैव, आपका और एनुअल एसेट्स क्या हैं, आपके एनुअल ओवरऑल जो भी रेवेन्यू जनरेशन है, आपके बिजनेस की ग्रोथ क्या है। नहीं तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू इसका से सिर्फ पर्पस रेवेन्यू जनरेट करने का है या फिर इसके बैक पे कोई और पर्पस भी है कि डॉक्यूमेंट अब हर चीज़ को किया जाए, ये पहले नहीं था क्या? बेसिकली हर कंट्री में ये एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप वीज़ा तो चल रहा है जी। हर गवर्नमेंट की एक अपनी इंटेंशंस होती हैं। अब डेफिनेटली जो ट्रंप है उसकी ज़रा थोड़ी सी साइकोलॉजिकली जो इंटेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। अब पर्टिकुलर देखा जाए तो ये H-1B तो एम्प्लॉयर पे इम्पोज जब होगा तो एम्प्लॉयर ओवरसीज एम्प्लॉय को रिक्रूट ही नहीं करेगा, तो वाई ही नीड टू पे द $1,00,000 फॉर द ईच एम्प्लॉय। तो वो थोड़ा सा बर्डनाइज्ड एम्प्लॉयर को कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो बेसिकली चाह रहे हैं कि जो हमारे अपने लोग हैं ना उनको एंटरटेन किया जाए एज कम्पेयर टू द ओवरसीज, उनको जॉब्स दी जाए, ना कि आप जो बाहर से लोग मंगवाते हैं उनको लेकर आया जाए। ये चीज़ है एग्जैक्टली। अगर पर्टिकुलर स्टैट्स की बात की जाए तो इस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होने से पहले 3,70,000 पीपल हैव गॉट देयर ग्रीन कार्ड इन USA।
ओके। ठीक है, जिसमें इंडियंस भी हैं, जिसमें नाइजेरियंस भी हैं, जिसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी भी हैं, बंगाली भी हैं, ओके। डिफरेंट कंट्रीज़। फिर उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की वाइट हाउस में, जो इन्होंने रिसेंटली एक अमेंडमेंट्स की कि जिन कंट्रीज़ को वाइट लिस्ट में ऐड कर दें, इनको रेड में कर दें, इनको ग्रीन में कर दें, इनको ऑरेंज में कर दें, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पर्टिकुलर इतना नहीं आया। अच्छा। डेफिनेटली स्टडी वीज़ाज आर गोइंग थ्रू इन द राइट पाथवे, H1B वीज़ा भी चल रहा है, बट H1B पे जब ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई है, उसके बाद एम्प्लॉयर जो है वो रिक्रूटमेंट करने में थोड़ा सा हेजिटेट करेगा. ही वॉन्ट कंसिडर द ओवरसीज एम्प्लॉय एनी मोर. Why he need to pay the particular amount for the नहीं तो ऐसे फिर overseas आपको नहीं employee? लगता कि जो लोग यहाँ से जाते थे पहले, हमारी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ से जाते थे, तो फिर वो लिमिटेड हो जाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? जो लोग लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट बॉदर द $1 lakh. अब आईटी इंडस्ट्री में $1 lakh एज सच इतना मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि उनके पर्टिकुलर जो बिलियंस में होते हैं प्रोजेक्ट्स. अब आप देख लें ओवरऑल जितनी आईटी कंपनीज हैं उनकी नेटवर्थ, सही है। अगर कोई उनको डेफिनेटली कोई एक अच्छा एम्प्लॉय या एक अच्छी क्रीम मिलती है पाकिस्तान से, तो डेफिनेटली दे गोना रिक्रूट फ्रॉम हियर. लेकिन इसका ओवरऑल पाकिस्तानियों पर क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इसका. नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. इसका जॉब्स मेरे ख्याल से थोड़ी सी अब कंस्ट्रेन हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी. एम्प्लॉयर ज़रा थोड़ा सा हेजिटेट करेगा यहाँ से एम्प्लॉय रिक्रूट करने में. कि ओवरऑल अगर आपकी एनुअल सैलरी ही $1 lakh है सपोज, तो हाउ ही नीड टू पे द $1 lakh एक्स्ट्रा फॉर यू स्पेशली. सही है. तो वो थोड़ा सा पाकिस्तानियों के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यूएसए में जॉब्स लेने के हवाले से, अपॉर्चुनिटी लेने के हवाले से थोड़ा सा ये अब ये कंसर्निंग पॉइंट हो गया है. तो अब स्टडी वीज़ा के लिए भी ये चीज़ है, ये स्टडी के लिए लोग जा रहे हैं इजीली? स्टडी के लिए F1 वीज़े के लिए, F1 F2 के लिए देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. उसके लिए सिमिलर सिनेरियो ही है. इवन कि उसके लिए तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, दोज आर नॉट आस्किंग फॉर द इनिशियल डिपॉजिट. कि आप विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, एनी काइंड ऑफ फीस टू द यूनिवर्सिटी, आप अपना वीज़ा अप्लाई करें. इफ़ योर वीज़ा ग्रांटेड देन यू हैव टू अराइव देयर एंड आपने फिर फीस पे करनी है. कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको अकोमोडेट कर रही हैं. दे आर लुकिंग फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अब जो स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहा है यूएसए स्टडी वीज़े के लिए, वो अगर कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर करे जो इनिशियल डिपॉजिट नहीं रिटेन करे, यू जस्ट नीड टू वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, यू जस्ट नीड टू I-20 फीस, एंड आफ्टर दिस यू गोना अप्लाई फॉर द वीज़ा एंड यू शुड गेट योर वीज़ा एंड देन यू अराइव देयर. और उसके बाद आपने अपनी इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को पे करनी है. ठीक है. यूनिवर्सिटी इज़ नॉट आस्किंग फॉर द फीस बिफोर. ठीक है. एजुकेशन सेक्टर में एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप में एक डिफरेंट सिनेरियो होता है. दोनों स्ट्रीम्स ही डिफरेंट हैं. सही है. मतलब अभी ये वाला जो नई पॉलिसी आई है, सिर्फ कह लें कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए है, उनके लिए ये पॉलिसी लेकर आई गई है. जो स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए इसमें कोई भी कबाहत नहीं है, वो जा सकते हैं, उनका वीज़ा लग रहे हैं अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से लगवाते हैं. इवन दो कि आपको भी पता है कि किस तरह लगवाना है, तमाम तर चीज़ें, तो आप भी कर सकते हैं. अच्छा, अमेरिका के अलावा अगर लोग जाना चाह रहे हैं किसी और यूरोपीय ममालिक में, तो कहाँ पर जा सकते हैं जिधर ईज़िली उनका वीज़ा लग जाए विद स्पाउस? आजकल ये भी बड़ा मसला आ रहा है ना स्पाउस का, कि बरतानिया ने भी कुछ कह दिया है कि आप नहीं स्पाउस के साथ आ सकते. स्टडी वीज़ा पे भी अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए. कुछ ऐसे हैं अगर आप PhD करते हो या फिर एमफिल करते हो, मास्टर्स या रिसर्च प्रोग्राम में जाते हैं, तो कुछ प्रोग्राम्स में है. इनके अलावा ऐसे यूरोपीय ममालिक कहाँ पर हैं जहाँ पर लोग, पाकिस्तानी लोग जा सकते हैं विद स्पाउस और ईजिली वीज़ा मिल सकता है उन्हें? आप अगर पर्टिकुलर अदर देन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन द सेम टाइम आपको जर्मनी ये सेम अपॉर्चुनिटी दे रहा है, स्वीडन अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको फ्रांस में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है वेयर यू मे अराइव विद योर फैमिली. आपको स्पेन में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है. इन द सेम टाइम आपको नेदरलैंड्स, आयरलैंड में, फिनलैंड में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है वेयर यू मे ट्रैवल इन योर विद योर फैमिली और देयर इज द हाई चांसेस टू गेट द सेटलमेंट एज वेल. अच्छा, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कि जी आपने सिर्फ क्या कहते हैं स्टडी वीज़े के लिए जाना और फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ यू हैव टू कम बैक. आपको फिर वापस नहीं आना पड़ता. अच्छा, सेम एज इट इज़ यू विल गेट योर सिटीजनशिप. ओके. यहाँ पर ज़्यादा हाई चांसेस आपके पास ये होते हैं कि आप इन कंट्रीज़ की तरफ जाएं जहाँ पर आपको पाथवे या सेटलमेंट चांसेस काफ़ी हाई हैं. आज से पहले अगर देखा जाए तो लोग यूके का एक माइंडसेट बनाते थे, तो वो उनका माइंडसेट ये होता था कि वंस वी कंप्लीट आवर डिग्री तो हमने फिर सेटलमेंट की तरफ जाना है. और मैंने अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा कि जो स्टडी पर्पज़ के लिए गया और वापस आ गया. वापस आया हो, बिल्कुल भी नहीं. अदर देन दिस के उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक अच्छी ना हो, ही वोंट स्पीक वेल, जाके कोई ग्रूमिंग ना की हो अपने आप की. तो देन उसके लिए फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता अदर देन दुआ.
लेकिन ये है कि बड़े अच्छे बच्चे होते हैं जो वहाँ जाते हैं, दे आर मेकिंग देयर ओन वेज, ओन पाथवेज बना लेते हैं अपने लिए, एक ऑन लाइक पाथवे बना के सेटलमेंट वाली साइड पे चले जाते हैं एज कम्पेयर टू दे कम बैक। अच्छा, दूसरा नबील हमें ये भी बता दें, स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है कि अगर आपने कोई भी अपना इमिग्रेशन का कराना है या इवन दो कि स्टडी वीज़ा का भी कराना है तो स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो अगर लोगों ने इमिग्रेशन के लिए जाना है तो उसकी कितनी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ कहाँ पर चाहिए होती है स्टेटमेंट? आपने किसी भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है तो यू शुड शो योर फाइनेंसेस। अच्छा, ठीक है। अब फाइनेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली ये सिक्योरिटी होती है कि आप जब उस कंट्री में चले जाएंगे तो आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके। यू शुड स्टे इन योर ऑन ग्राउंड्स। आपके पास अपना एक फाइनेंस होगा जिसको आप यूटिलाइज करेंगे फॉर गेटिंग द अकोमोडेशन, फॉर गेटिंग द यू नो फूड, फॉर गेटिंग द ट्रैवलिंग। यू गोना यूज़ योर ऑन फाइनेंसेस। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कि आप बैंक विदाउट बैंक स्टेटमेंट किसी भी कंट्री में अप्लाई कर दें। आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है। आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर आप क्या कहते हैं विजिट वीज़े के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है। एवरी स्ट्रीम हैव अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है। उसमें आप पर्टिकुलर फिगर नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि दिस इफ़ यू हैव दिस फिगर। अब अल्टीमेटली कुछ कंट्रीज़ हैं जो कहती हैं कि जी अगर आपके पास 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट है तो यू कैन अप्लाई इन देयर इन दैट कंट्री। तो वो हम अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो पीपल गोना कंफ्यूज कि अगर हमारे पास इतनी बैंक स्टेटमेंट होगी देन ही वी कैन फ्लाई एनीवेयर। ठीक है, बट आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। आपकी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। आप चाहे वो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो है ना वो वर्क वीज़ा के लिए, यहाँ पर आप इमिग्रेशन के लिए आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और ओरिजिनल होना भी ज़रूरी है। ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेजिटिमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गड़बड़ की जाती है। लेकिन